Good morning everyone. Class 7 subject history chapter tracing changes through 1000 years. आज का टॉपिक है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, यानी कि ऐसे कौन कौन से सोर्सेज हैं जो हमें हिस्ट्री या राजाओं के शासनकाल के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहला है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। अपार्ट फ्रॉम द लिटरेरी सोर्सेज, द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आर द इमेंस वैल्यू इन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द सोशल कल्चर एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द मीडिएवल इंडिया। यानी कि जो हमारा मध्य भारत था उसके अंदर जितने भी साहित्यिक स्रोत हुए हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज थे, उन्होंने हमारे ये जो सामाजिक संस्कृति थी उसका पुनः निर्माण किया है। Monuments like tombs, forts, mosques and temples provide a lot of information about the period. बहुत से ऐसे स्मारक है, मॉन्यूमेंट्स यानी स्मारक, जैसे टॉम्स यानी कब्र, फोर्ट्स यानी किले, मॉस्क्यू यानी मस्जिद, टेम्पल्स यानी मंदिर। ये जो सारी स्मारक हैं हमें बहुत सारी सूचनाएं प्रदान करते हैं। द बृहदेश्वर टेम्पल एट तंजौर, द जैन टेम्पल एट माउंट आबू, ताजमहल एट आगरा, रेड फोर्ट एट दिल्ली एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ मीडिएवल आर्किटेक्चर। यानी कि ये बता रहा है कि मीडिएवल पीरियड के टाइम बहुत सारे ऐसे मंदिर मस्जिद हुए हैं जिनसे हमें पता चलता है कि उस मीडिएवल पीरियड में हमारी कला संस्कृति कैसी थी। तो देखो इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए। बृहदेश्वर मंदिर जो कि तंजौर के अंदर है, जैन टेम्पल देखो माउंट आबू के अंदर, ताजमहल आगरा, लाल किला दिल्ली के अंदर, ये कुछ मीडिएवल आर्किटेक्चर के एग्जाम्पल्स है। Coins belonging to his period are valuable sources for reconstructing date of history event. They also give us an idea of the economic condition of that period. सिक्के भी हमारी हिस्ट्री से संबंधित है, यानी कि हमें उस समय के बारे में बताते हैं कि उस समय कौन सी घटनाएं हुई है। उन सिक्कों पर ये लिखा हुआ रहता है, कुछ बना हुआ रहता है, ठीक है ना। तो वे हमें बहुत सारी उस समय की आर्थिक घटनाओं के बारे में बताते हैं या आर्थिक स्थितियों के बारे में बताते हैं कि उस समय हमारी आर्थिक स्थिति कैसी थी। पेंटिंग आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ द पीरियड। यानी कि ये कह रहा है कि मीडिएवल पीरियड था, उसमें जो पेंटिंग्स थी वो भी आर्किटेक्चर सोर्सेज थी, यानी कि स्रोत थी उस समय का। इन एडिशन टू गिविंग जनरल इंफॉर्मेशन दे थ्रो लाइट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट, स्पेशली द आर्ट ऑफ पेंटिंग। उस समय जो ये सूचनाएं थी ये उस समय उस कला संस्कृति पर गहरा प्रकाश डालती, स्पेशली द आर्ट ऑफ पेंटिंग, जो विशेष प्रकार की पेंटिंग्स होती थी। पेंटिंग्स टेल अस अबाउट द कस्टम्स, फूड हैबिट, ड्रेस, ज्वेलरी ऑफ द दैट पीरियड। यानी कि जो पेंटिंग्स होती हैं, उन पेंटिंग्स को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि उस समय लोगों का रिवाज क्या थे, उनकी खाने की आदतें कैसी थी, उनका रहन सहन, कपड़े वगैरह कैसे थे, उनकी जो ज्वेलरी, आभूषण वगैरह, गहने कैसे थे। इंस्क्रिप्शन आर फाउंड ऑन कॉइन्स, मॉन्यूमेंट्स, पिलर्स एंड सील्स। इंस्क्रिप्शन मैंने आपको पहले भी बताया, शिलालेख जो पत्थरों पर लिखे जाते हैं, सिक्कों पर लिखे जाते हैं, और पिलर्स खंभों पे लिखे जाते हैं, और सील्स पे मुद्रा जो सील होती है उस पे लिखे जाते हैं। These provide important information on various aspects such as important date, important event, the personal qualities of the rulers, the mutual relation of the different ruler, etc. ये जो इंस्क्रिप्शन होते हैं हमें उस समय की जो महत्वपूर्ण तिथि होती है उसके बारे में, जो महत्वपूर्ण घटना हुई है उसके बारे में, या किसी राजा की जो ज़्यादा पर्सनल क्वालिटीज होती है, अच्छी क्वालिटीज होती है उसके बारे में, और उस समय उनका कैसा संबंध था लोगों से या दूसरे राजाओं से, उन सब के बारे में बताती हैं। Sometimes these coins also provide information about the extent of the empire of certain rulers. ये जो सिक्के हैं हमें उस समय के राजाओं के राज्य के बारे में बताते हैं कि उस समय उस राज्य में उस शासनकाल कैसा था। इमरजेंस ऑफ न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स, यानी कि कुछ समय बाद सामाजिक और राजनीतिक समूह उभर कर आए। देखो क्या है। During the thousands of years of Indian history between 700 and 1750 AD, we find a lot of changes in the social and political groups. ये कह रहा है 700 और से 1750 AD तक हमारे हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे राजनीतिक और
सामाजिक परिवर्तन आए हैं। द मेन कैस्ट वर डिवाइडेड इनटू मैनी सब कैस्ट। उस समय जो हमारी जाति थी उसको वापस उप जाति में बांट दिया गया। मेकिंग देयर ओन रूल्स ऑफ कंडक्ट, उन्होंने अपने खुद के जो नियम थे वो खुद ने बनाए। The mingling of the Hinduism and the Muslims culture laid the foundation of the भक्ति मूवमेंट। फिर उस समय जो हिंदू और मुस्लिमों का जो मिलन हुआ उस समय एक भक्ति आंदोलन का निर्माण हुआ। Between the years 700 and 1750 CE, a number of people came to the subcontinent attracted by the wealth। 700 से लेकर 1750 CE तक हमारे भारत के अंदर बहुत सारे यानी कि महाद्वीप भारत के अंदर बहुत से लोग आए। किसके कारण आकर्षित हुए? हमारे भारत में उस समय धन बहुत ज्यादा थे, इसीलिए लोग हमारे धन को देखकर आकर्षित हुए और वो हमारे भारत के अंदर आए। Among such political groups were the earlier Islamic invader like Muhammad of Ghazni and Muhammad Ghori। उस समय जो पॉलिटिकल ग्रुप थे यानी कि जो राजनीतिक ग्रुप थे उस समय ये जो आए थे वो आक्रमणकारी आए थे, वो इस्लाम धर्म से रिलेटेड थे, जैसे मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गोरी, ये सब आक्रमणकारी थे, हमारे इंडिया पर आक्रमण करने आए थे, हमारे भारत पर आक्रमण करने आए थे। क्यों? क्योंकि ये हमारे भारत का धन लूटना चाहते थे। They were followed by other Turks who founded the Delhi सल्तनत, और वे दूसरे टर्क्स को फॉलो करते थे ताकि और उन्होंने दिल्ली सल्तनत को खोजा। The Delhi Sultanate was replaced by the Mughals who established the Mughal Empire। तो जो दिल्ली सल्तनत थी उन्होंने मुगलों ने उसको रिप्लेस कर दिया यानी कि वापस स्थापित कर दिया मुगल एम्पायर के नाम से। Will these people came from beyond the frontiers of India। ये जो लोग थे ये हमारे भारत की सीमाओं से परे थे। There were several other group of new rulers who emerged within द बॉर्डर ऑफ इंडिया, यानी कि इनमें से कुछ ऐसे समूह थे जो हमारे भारत के अंदर भारत की सीमाओं के बाहर के थे और उनके समूह के रूप में उभर कर आए। सच ग्रुप्स इंक्लूडेड द राजपूत, सिख, मराठास, अहोम्स, जाट्स एंड कायस्थ। इन ग्रुपों में कौन कौन थे? राजपूत थे, सिख थे, मराठा थे, अहोम थे, जाट थे और कायस्थ थे। अब आता है आपका इकोनॉमिक चेंजेस, आर्थिक परिवर्तन क्या क्या आए। एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर वाज मार्क्ड by the gradual clearing of forest which in turn led the migration of forest developed to other areas। यानी कि उस समय जो हमारी खेती थी या हमारे जो किसान थे वो या फिर वहाँ के रहने वाले निवासियों को किस तरीके से माइग्रेट होना पड़ा यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा या फिर वो किस तरीके से उन लोगों के सामने आए और उनका नेतृत्व किया। More and more people started tilling the soil। उस समय बहुत से लोगों ने मिट्टी को जोतना शुरू किया। रीजनल मार्केट्स और chieftains, rulers and religion influenced the peasants। उस समय बहुत सारे जो वह क्षेत्रीय बाजार थे और जो सरदार थे और वहाँ के शासक थे उन्होंने वो किसानों से बहुत प्रभावित हुए, इन्फ्लुएंस्ड हुए थे। They become part of large complex society and were required to pay tax। और फिर क्या था कि जब वो उस समय किसान हुआ करते थे तो उन किसानों से कर वसूला जाता था। जिस जमीन पर वो खेती करते थे उस जमीन पर उन पर कर लगाया जाता था, टैक्स लगाया जाता था। They also offered goods and service to the local lords। और फिर वे अपने स्वामियों को उपहार के रूप में या टैक्स के रूप में कुछ वस्तुएं और सेवाएं देते थे। Some peasants were rich while others were poor। तो उनमें से जो कुछ किसान होते थे कुछ तो अमीर होते थे और कुछ गरीब होते थे। Some others were artisans as well as farmers। उनमें से कुछ कलाकार भी होते थे और कुछ किसान भी होते थे। The new people who came to India from outside also brought with them better technology। भारत के अंदर जितने भी लोग बाहर से आए वो अपने साथ कुछ न कुछ तकनीक लेकर आए। In irrigation the Parisian wheel come to be used। सिंचाई के क्षेत्र के अंदर देखें तो एक पैरिसियन व्हील आया था जो सिंचाई के अंदर यूज किया जाता था। The spinning wheel the made weaving cloth। एक स्पिनिंग व्हील आया था जो कपड़े को बुनने का काम करता था। In combat firearms
कम टू बी यूज्ड, और फिर उनको और भी कुछ ऐसे शस्त्र आए थे जो युद्ध के समय काम में लिए जाते थे। फॉर राइटिंग पेपर वाज इंट्रोड्यूस्ड, और लिखने के लिए कागज का निर्माण भी हुआ। न्यू फूड आइटम एंड बेवरेज अराइव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट इंक्लूडिंग पोटैटोज, कॉर्न, चिलीज, टीज एंड कॉफीज। उस समय खाने और पीने से संबंधित भी नई नई चीजें हमारे देश के अंदर आई। बेवरेज यानी पीने योग्य पदार्थ होता है, ठीक है ना। पोटैटोज यानी आलू, कॉर्न यानी मक्का, चिलीज यानी मिर्ची, टी यानी चाय, और कॉफी। इस तरह की बहुत सारी चीजें हमारे भारत के अंदर आई। अब है रीजन टू एम्पायर, यानी कि छोटे सी जगह से बड़ा एम्पायर कैसे बन गया, बड़ा शासन, बड़ा राज्य कैसे बना। द अर्लियर मीडिएवल पीरियड सॉ द इमर्जेंस ऑफ मैनी स्मॉल किंगडम व्हिच वर फ्रीक्वेंटली इन कॉन्फ्लिक्ट विद वन अनदर, यानी कि जो हमारा मध्यवर्ती समय था उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे राज्य उभर कर आए, लेकिन वे एक दूसरे से संघर्ष कर रहे थे। Among these recurring conflict which was for increasing their area of influence, one of the most well-known conflict is Tripartite, यानी कि उनमें से जो कुछ राज्य थे वो बार बार एक दूसरे से संघर्ष करके आगे बढ़ रहे थे। उनमें से एक जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ बहुत ही जाना पहचाना हुआ, और वो त्रिपक्षीय लोगों के बीच में हुआ था। देखो वो ट्रिपार्टाइट कौन थे? स्ट्रगल अमंग द पाल्स, प्रतिहास एंड राष्ट्रकूट, यानी कि इन तीनों के बीच में बहुत बार ज्यादा संघर्ष हुआ है। इन साउथ इंडिया द चोल्स इमर्ज्ड पावरफुल, और साउथ इंडिया के अंदर चोल बहुत उभर कर आए थे, चोल वंश उभर कर आए। वे एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिंग कॉन्टैक्ट विद द कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना, उन्होंने जो साउथ ईस्ट एशिया थी और चाइना के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे। इन नॉर्थ इंडिया एंड द डेक्कन लार्ज एम्पायर्स लाइक दोज ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड द मुगल्स वर क्रिएटेड व्हिच एनकम्पोज्ड मैनी रीजन्स, यानी कि जो दिल्ली सल्तनत है और जो दक्षिण का पठार है और उत्तर भारत में भी बहुत सारे राज्य उभर कर आए थे, और उन्होंने मुगलों के साथ इस जगह को घेरना शुरू कर दिया था। However, demise and control of these empire varied under different ruler, यानी कि अलग अलग राजाओं या अलग अलग शासकों के शासन के अंदर इन जगहों को अपने नियंत्रण के अंदर ले लिया गया था। A long and a continuous period of awakening central control showed the emergence of regional powers, यानी कि ये जितने भी क्षेत्र थे, जितने भी एरिया थे, उनको एक क्षेत्रीय शक्ति के अंतर्गत रखा गया था, यानी उन पर नियंत्रण किया गया। Many regional state emerged after the decline of the Delhi Sultanate, यानी कि बहुत से ऐसे जो राज्य हुए हैं वो जब सामने उभर कर आए, कब आए? जब दिल्ली का पतन हुआ, दिल्ली सल्तनत का पतन हुआ। एंड अगेन व्हेन द मुगल एम्पायर डिक्लाइन इन द 18th सेंचुरी, और 18वीं शताब्दी के अंदर जो मुगल थे, मुगलों का शासन था वो खत्म हो गया था। अभी है रिलीजियस ट्रेडिशन, धार्मिक परंपरा। रिलीजियन played a predominant role in the medieval Indian history, जो मध्यवर्ती भारत का इतिहास है उसके अंदर हमारे धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। However, the period witnessed a major development in religious traditions and important changes took the place in Hindus। उस समय हमारे हिंदू धर्म के अंदर विभिन्न प्रकार के जो ट्रेडिशंस थे, धार्मिक परंपराएं थे, उनके अंदर परिवर्तन आए। A major development that took place during this period was the emergence of the idea of भक्ति, यानी कि उस समय जो हमारे ये मीडिएवल पीरियड था, उस समय हमारे बहुत सारी चीजें सामने आई, उसमें से एक चीज थी भक्ति। दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड व्हेन अ न्यू रिलीजन कॉल्ड इस्लाम अपीयर्ड इन इंडिया। उस समय भारत के अंदर जो एक नया अवधि आई थी उसको हम इस्लाम अपीयर्ड इंडिया बोला जाता था। अपार्ट फ्रॉम इस्लाम अनदर ट्रेडिशन दैट कम फ्रॉम वेस्ट एशिया एंड द सूफी ट्रेडिशंस, और ये जो इस्लाम धर्म था और इस्लाम धर्म की परंपरा हमारे भारत के अंदर वेस्ट एशिया और सूफी ट्रेडिशन से आई थी। The period saw the emergence and the popularity of several Bhakti and Sufi saints who took up the causes of social, religious reform and preached the gospel of equality of all mankind। यानी कि जब इस तरह के सूफी संत या भक्ति की भावना हमारे देश के अंदर आई तो लोगों को ये महसूस हुआ कि हमारा जो सामाजिक धर्म है उन्होंने प्रदर्शित किया कि हम सब में मानवता के प्रति एकता की भावना होनी चाहिए। इस तरह से हमारा चैप्टर आज क्लियर हो गया। मैंने आपको ट्रेसिंग चेंजेस थाउजेंड ईयर्स के अंदर किस तरीके से 1000 साल के अंदर हमारे भारत के
सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक कौन कौन से परिवर्तन आए या कौन कौन से सोर्सेज रहे हैं, वो सब मैंने आपको इस चैप्टर में समझाया है। थैंक यू।